नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट 4 स्तंभों को मजबूत करेगा, अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2024 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का यह बजट अंतरिम तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने आज पेश हुए बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बजट 2024 न इनकम टैक्स में राहत, न फसलों की एमएसपी बढ़ी, मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, बजट 2024 में इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। वहीं दोस्तों नई टैक्स रिजीम भी अब पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। इसमें 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख रुपए तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। वहीं दोस्तों महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं की गई है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 साल तक की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले थे। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉपर्स फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी कि 3.4% ज्यादा है। हालांकि दोस्तों अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8% मिला है। सरकार डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। वहीं दोस्तों अगर आप बजट पर विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप बजट पर विस्तार से वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि आम जनता के लिए बजट में क्या कुछ मिला है और क्या कुछ नुकसान रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई शुरू, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से राज्य से बाहर शिफ्ट किए जा रहे महागठबंधन के MLAs। जी हां दोस्तों, झारखंड में सियासी संकट के बीच राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से महागठबंधन के विधायकों को रांची से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। चंपई सोरेन की राज्यपाल से मुलाकात के बाद ही चार्टर्ड बस में बैठकर विधायकों को सर्किट हाउस से निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक सभी विधायक रांची एयरपोर्ट से 2 चार्टर्ड प्लेन से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग की उम्मीद, बोले बीजेपी को हराना लक्ष्य। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। राहुल गांधी ने यहां बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की गई। मुर्शिदाबाद कांग्रेस के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हालांकि दोस्तों टीएमसी ने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि हम प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर आशावादी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का मुख्य उद्देश्य भाजपा को केंद्र से हटाना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग के आम सहमति के लिए प्रयास जारी है। ममता बनर्जी इंडिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस और टीएमसी का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराने का है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रांची की होटवार जेल में बीतेगी हेमंत सोरेन की रात। ईडी की डिमांड पर कल फैसला सुनाएगी विशेष अदालत। जी हां दोस्तों, झारखंड के कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन आज न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। ईडी ने उन्हें अदालत में पेश करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि हेमंत सोरेन की आज की रात जेल में ही बीतेगी। इसके अलावा ईडी की रिमांड पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिमांड पिटीशन पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। वहीं दोस्तों
रांची की पीएमएलए कोर्ट के बाद हेमंत सोरेन जेल पहुंच गए। हेमंत सोरेन को रांची की होटवार जेल भेजा गया। वे जेल के अंदर पहुंच गए हैं। इसी जेल में हेमंत सोरेन की आज की रात बीतेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऋषभ पंत बोले ऐसा लगा मेरा टाइम पूरा हो गया। एक्सीडेंट के बाद घुटना 180 डिग्री मुड़ गया था, नर्व डैमेज होती तो पैर काटना पड़ता। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने अपने कार एक्सीडेंट को याद करते हुए कहा कि उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में मेरा टाइम पूरा हो गया है। 26 साल के पंत ने पहली बार उस घटना पर खुलकर बात की। दरअसल दोस्तों पंत ने स्टार स्पोर्ट के साथ बातचीत में कहा कि पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि मेरा समय खत्म हो चुका है। दुर्घटना के समय मुझे पता था कि मुझे कहां चोट लगी है, यह और भी गंभीर हो सकती थी, लेकिन मैं भाग्यशाली रहा। पंत ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैंने एक एसयूवी गाड़ी ली थी, लेकिन दुर्घटना के बाद उसकी स्थिति सेडान जैसी हो गई थी। एक साल पहले 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली से देहरादून जाते हुए ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया था। अब वे रिकवरी कर चुके हैं और आगामी आईपीएल सीजन से क्रिकेट में वापसी भी कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वैसे दोस्तों पूरे देश को पता है कि उस दिन कैसे एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद में ऋषभ पंत ने कहा कि मैं रजत निशु की वजह से जिंदा हूं। पंत ने कहा कि मैं रजत और निशु कुमार की वजह से जिंदा हूं। इन दोनों ने ही एक्सीडेंट के बाद पंत को कार से बाहर निकाला था। पंत के बाहर आते ही गाड़ी पूरी तरीके से जल गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की वजह से अमेरिका ने भारत के साथ अरबों की ड्रोन डील पर लगाई रोक, सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9A गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हथियार डिलीवरी पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि भारत खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों को लेकर जांच पूरी नहीं कर लेता। दरअसल दोस्तों अमेरिका का आरोप है कि एक अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के इशारे पर निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी नागरिक पन्नू को मारने की साजिश रची थी। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक जो भारत सरकार का कर्मचारी भी है, उसने उत्तरी भारत में एक अलग सिख राष्ट्र की वकालत करने वाले न्यूयॉर्क शहर के निवासी की हत्या की साजिश रची थी। विभाग ने पन्नू का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका इशारा पन्नू की ओर ही है क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ही रहता है। वहीं दोस्तों ड्रोन ड्रिल पर बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि यह मुद्दा विशेष तौर पर अमेरिका से जुड़ा है। इसको लेकर उनका क्या इंटरनल प्रोसेस है और हम उनका सम्मान करते हैं। मैं अपनी तरफ से अभी यही कह सकता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सांसद डीके सुरेश बोले दक्षिण भारत को अलग देश बनाए। बजट पर कहा जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए वह उत्तर भारत में बंट रहा। जी हां दोस्तों, संसद में 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा दक्षिण तक पहुंचना चाहिए था उसे डाइवर्ट कर उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरह का अन्याय दूर नहीं किया गया तो दक्षिण राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं दोस्तों बेंगलुरु ग्रामीण से सांसद सुरेश ने दावा किया कि दक्षिण राज्यों से लिए जाने वाला टैक्स उत्तर भारत को दिया जा रहा है। साथ ही दक्षिण भारत पर हर मामले में हिंदी थोपी जा रही है। अगर केंद्र कर्नाटक को उनके हिस्से का पैसा दे दे तो यह काफी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का बवाल पहुंचा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने की चुनाव रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर में बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। बीजेपी की इस जीत के साथ ही मेयर चुनाव को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही बीजेपी पर धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया। इसी बीच अब इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में चुनावों को अवैध घोषित करने के साथ ही मतपत्रों की चोरी के लिए पीठासन अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी शिकायत की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल दोस्तों चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद है और 1 सांसद का वोट है। कुल 36 वोट वाले मेयर चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए 19 वोट के आंकड़े तक पहुंचना जरूरी था। बीजेपी के पास उनके अपने पार्षद सांसद मिलाकर संख्या बल 15 वोट तक ही पहुंच रहा था। शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो भी बीजेपी का वोट 16 पहुंच रहा था। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 13 और कांग्रेस 7 मिलाकर वोटों का आंकड़ा 20 था। दोनों दलों ने जब हाथ मिलाकर साझा उम्मीदवार उतारा तो मेयर चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश, फिर बड़ी ठंड। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। 4 फरवरी तक स्नोफॉल का अलर्ट। जी हां दोस्तों, जनवरी खत्म होते ही मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। आईएमडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। दिल्ली के नरेला में बुधवार को 25 मिलीमीटर
मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बुधवार से बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में 4 फरवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कटरा, गुलमर्ग सहित कई हिस्सों में आज सुबह भी बर्फबारी हुई। इसके कारण पुंछ और राजौरी को श्रीनगर से जोड़ने वाला मुगल रोड बंद कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जोधपुर फार्म हाउस पर चित्रा सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। हाथों में पट्टी बांध बेटे हमीर ने दी मुखाग्नि, नहीं शामिल हो सके मानवेंद्र सिंह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह का आज जोधपुर स्थित उनके फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बेटे हमीर सिंह ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अलवर के पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह, बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राठौड़, विधायक अंतुल भंसाली, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, विधायक अंशुमन सहित कई सारे विधायक शामिल हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 जनवरी मंगलवार को दिल्ली से सपरिवार अपनी गाड़ी से लौटते समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अलवर में हुए हादसे में चित्रा सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अंतरिम बजट का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 71,645 पर बंद। पेटीएम का शेयर करीब 20% टूटा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर रही थी। उनकी बजट स्पीच के बाद सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 71,645.30 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 28 अंकों की तेजी रही, ये 21,697.45 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दोस्तों बजट पेश होने से पहले सुबह बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 में तेजी और 21 में गिरावट देखने को मिली। वहीं आरबीआई की कार्यवाही के बाद पेटीएम के शेयर में आज करीब 20% की गिरावट रही, ये 609 रुपए पर बंद हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन के ठिकानों पर रेड, ईडी उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स के रिकॉर्ड खंगाल रही। एफईएमए उल्लंघन का है मामला। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट्स के दफ्तरों में जांच एजेंसी ईडी ने रेड की। कंपनी के दिल्ली और चेन्नई के दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एफईएमए के उल्लंघन मामले में की जा रही है। फॉरेन करेंसी के फ्लो को नियंत्रण करने के लिए 1999 में एफईएमए बनाया गया था। चेन्नई में इंडिया सीमेंट्स के 2 और दिल्ली में 1 दफ्तर में बुधवार से तलाशी जारी है। कंपनी का कहना है कि वो एजेंसी की जांच में सहयोग कर रही है। इंडिया सीमेंट्स देश की बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है। रेवेन्यू के लिहाज से यह 9वीं सबसे बड़ी सूचीबद्ध सीमेंट कंपनी है। इसके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 प्लांट हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, शिकायत पर 7 से 8 मिनट में करें रेस्पॉन्स, अफसर हर कॉल का जवाब दें। यूपी के डीजीपी बनते ही एक्शन में प्रशांत कुमार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद आईपीएस प्रशांत कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि जो अफसर फोन नहीं उठाते उनको स्पष्ट आदेश है कि हर कॉल का जवाब दें। साथ ही सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की शिकायत पर 7 से 8 मिनट में रेस्पॉन्स करें। प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि हर इंफॉर्मेशन पर नजर रखी जाए और व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाए। वहीं वाराणसी में चल रहे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सीनियर अफसर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वाराणसी में कानून व्यवस्था संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने वाला हुआ अरेस्ट, आतंकी पन्नू के गुर्गे से मिले थे 30,000। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस से पहले पश्चिम दिल्ली में खालिस्तानी समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सन्नी सिंह है और उसने 2 बार खालिस्तान के समर्थन वाली ग्रेफिटी शहर के इलाकों में बनाई थी। इसके लिए आरोपी को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हैंडलर ने पैसे दिए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में स्पेशल सेल कई दिनों से जुटी थी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी तक दिल्ली पुलिस पहुंची और उसे धर दबोचा। इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे एसजेएफ हैंडलर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के सहयोगी अमेरिका स्थित गगनदीप सिंह द्वारा 30,000 रुपए दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, ज्ञानव्यापी में पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, निचली अदालत से मांगी 15 दिन की मोहलत। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई है। इसके बाद बुधवार देर रात व्यास तहखाने में मूर्तियां रखकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। इधर दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता
ज्यादा हिंदू पक्षकार पहले ही केवीएट दाखिल कर चुके हैं। ज्ञानव्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार का मामला फिर से वाराणसी जिला अदालत में पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि 15 दिन तक आदेश को लागू न किया जाए। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पाकिस्तान बोला भारत का जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा, कहा उसके अत्याचारों का बहादुरी से सामना कर रहे हैं कश्मीरी, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने बुधवार को कहा कि साउथ एशिया में शांति तभी हो पाएगी जब जम्मू कश्मीर मसले का हल यूएनएससी के प्रस्ताव और कश्मीरियों की इच्छा के तहत निकाला जाए। बुधवार को ब्राजील की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में कश्मीरी एकजुटता दिवस मनाया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी के तहत जम्मू कश्मीर में भारत के उत्पीड़ित लोगों की दुर्दशा को दिखाया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यहाँ के बेटों और बेटियों ने पूरी बहादुरी से इसका विरोध किया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रहमान ने एआई से यूज की दिवंगत सिंगर की आवाज, विवाद बढ़ा तो दी सफाई, बोले सिंगर्स के फैमिली मेंबर से ली थी परमिशन। जी हां दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन AR रहमान ने हाल ही में अपने एक गाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया। इस गाने का टाइटल है थिमिरी येहुदा, जिसे रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम में यूज किया गया है। गाने में रहमान ने साउथ के 2 दिवंगत सिंगर्स शाहुल हमीद और बाबा वाक्या की आवाज को एआई के जरिए रिक्रिएट करके यूज किया है। गाने के रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग जहां इसे एडवांस टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे के तौर पर देख रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ऐसा करना अनैतिक है। अब रहमान ने इस गाने पर अपनी सफाई दी है। रहमान ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दोनों ही लीजेंडरी सिंगर्स की आवाज यूज करने से पहले उन्होंने उनकी फैमिली मेंबर्स से इसकी परमिशन ली थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जेम्स एंडरसन खेलेंगे दूसरा टेस्ट मैच, इंग्लैंड ने मैच से एक दिन पहले प्लेइंग 11 घोषित की। 20 साल के शोएब बशीर करेंगे डेब्यू। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 एक दिन पहले ही घोषित कर दी। 41 साल के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन मार्क वुड की जगह लेंगे। वहीं इंजर्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लिंच की जगह 20 साल के ऑफ स्पिनर शोएब बशीर डेब्यू कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 फरवरी से खेला जाएगा। मुकाबला विशाखापट्टनम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सीतारमण बोली भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर गेम चेंजर, बजट भाषण में कहा दुनिया याद रखेगी ये भारतीय जमीन पर शुरू हुआ। जी हां दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने करीब 58 मिनट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की घोषणा हुई थी। यह देश के लिए रणनीतिक और आर्थिक स्तर पर गेम चेंजर साबित होगा। सीतारमण ने भाषण में कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहा जाए तो यह कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों सालों तक वर्ल्ड ट्रेड का आधार बनेगा। इतिहास में इस बात को याद किया जाएगा कि इस कॉरिडोर की शुरुआत भारत की जमीन पर हुई थी। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे ज्यादा ग्राहकों वाली मोबाइल सिम कंपनी कौन सी है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं मोबाइल नेटवर्क वाली कंपनी कौन सी है जिसके कि भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक हैं, अगर दोस्तों आप जानते हैं उस कंपनी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।